हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड अप साइंस में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जी ने 1687 ईस्वी में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था फिलोसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम निर्धारित किए। पहला नियम था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कह रहे इसमें इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पिंड तब तक विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करे। इनका कहने का मतलब था कि कोई वस्तु जो है, अगर किसी वस्तु को हम लोग गति में करके छोड़ दिए तो वो गति में ही रहेगी जब तक उसको बाहरी बल आरोपित करके रोका नहीं जा सके। और ये कोई विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक कि उसको हम लोग गति प्रदान न करें। न्यूटन ने बताया कि इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का संबंध वस्तु के द्रव्यमान से होता है। यही बातें देखिए, उन्होंने कहा कि एक पिंड तब तक हिलना शुरू नहीं करेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करें। देखते हैं, पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, विराम का जड़त्व। कह रहा है विराम का जड़त्व, देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि पेड़ के हिलने पर फलों का गिरना। पेड़ तो स्टार्टिंग में क्या था, वो स्थिर था अपना, उसमें जो फल थे वो भी स्थिर से, अचानक हम उसको हिला दिए, ऊपर से गिर गए। घोड़े के दौड़ने पर सवारी का पीछे की ओर गिरना है। घोड़ा जो है वो विराम में था। विराम का जड़त्व कहता है, विराम का जड़त्व यानी कि विराम से चलेगा। विराम में था, घोड़ा अचानक दौड़ा, सवारी पीछे की ओर लुढ़क गया तो पकड़ लेता, इसलिए तक गिरे नहीं। अब देखिए फिर कह रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब ये गति का जड़त्व कह रहा है कि गति का जड़त्व हम देखते हैं यहाँ पे। गति का जड़त्व कहता है कि किसी बस जो है, बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। किसके आगे की ओर गिरना? तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है। क्यों आगे की ओर गिरता है? क्योंकि उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है, बस में जो व्यक्ति है वो ये आदमी है गोलू, ये स्थिर बैठा हुआ है, ये गति में नहीं है, बस में स्थिर है। बस के साथ जो है, बस तो हमारा गति में, लेकिन आदमी बैठा जो है इसमें वो स्थिर है हमारा इसमें, इसलिए। फिर यहाँ पे देखिए कि दौड़ते घोड़ा जो है दौड़ रहा है। दौड़ते घोड़ा अचानक रुकने पर सवारी का आगे की ओर गिरना। कोई दौड़ रहा है, अचानक से रुक गया तो आगे की ओर वो हम फेंका जाते हैं, यही कह रहा है यहाँ पे इसमें। देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। जैसे आपने इमेजिन किया होगा आप लोगों ने कि बाइक से जा रहा है, कहीं मोड़ है, और मोड़ पर हम लोग ना रुकेंगे तो क्या होगा कि गाड़ी मुड़ेगा नहीं। ड्राइव ये कर रहे हैं हम, मुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं? और ज़बरदस्ती करेंगे तो आप लोग गिर जाएंगे। हल्का सा उसको झुकना पड़ता है, टर्न देना पड़ता है, तब भी वो मुड़ता है। देखिए बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग, अगर मान के चलिए छाता है, ठीक है, छाता है, बारिश इधर से आ रही है बारिश, तो हम छाता इधर लगाएंगे, और बारिश इधर से आ रही है, छाता इधर लगाएं तो हम भीग नहीं जाएंगे। इसीलिए कहता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब छाता का डायरेक्शन जो है हम इधर से इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पे, तब तो हम बचेंगे। यही कह रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब कहिएगा आप लोग कि सर ये 4 चक्का गाड़ी में तो यहाँ जो आप बताए हैं नहीं होता। देखिए 4 चक्का गाड़ी में इनर टिल्ट और आउटर टिल्ट होता है, पहिए के पास में ही होता है। जब भी कर्व मोड़ना होता है जिस डायरेक्शन में, उधर उसको कम दूरी तय करना पड़ता है, ये नहीं कि इधर से जाएगा। चाहे पहिया जो है उसका ना, ये पहिया इनर टिल्ट होता है, हल्का से झुका रहता है इधर की ओर, और इधर जब इस साइड में मोड़ना रहेगा तो ये इधर की ओर ऐसे रहता है। यहाँ पे इनर टिल्ट और आउटर टिल्ट उसमें बना रहता है, तभी वो आसानी से मुड़ जाता है। अब देखते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं मोमेंटम, कि मोमेंटम होता क्या है। जब तक मोमेंटम न समझेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम नहीं समझ पाएंगे, उसमें समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग समझते हैं मोमेंटम। देखिए मोमेंटम को हम लोग इसको डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। मोमेंटम जो होता है पी बराबर होता है m/v, मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम लोग डिनोट करते हैं केजी से, मास को केजी में लिखते हैं, और वेलोसिटी जो है उसको मीटर प्रति सेकंड में इसका मात्रक होता है। अब देखिए मोमेंटम, सिंपली मोमेंटम से आप लोग ये जानिए कि किसी वस्तु को
रोकना कितना मुश्किल है, मोमेंटम हमें यही बताता है। खिलाड़ी बॉल को कैच करता है, ठीक है। खिलाड़ी जो है बॉल को, एम मास की बॉल है, यहाँ पे भी वेलोसिटी से आ रही है, खिलाड़ी यहाँ कैच कर रहा है, ठीक। बॉल अगर तेज़ी से आएगी तो खिलाड़ी को जाहिर सी बात है कि फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, उसको टाइम कम करके, ठीक। तेज़ी से आ रहा है, अगर कम बॉल स्लो आ रहा है तो उसको आसानी से वो रोक लेगा। हाथ नीचे करता है वो खिलाड़ी जो है, हाथ अपना ये नीचे करता है, क्यों करता है? टाइम को कम करने के लिए, टाइम इंटरवल कम हो जाए वहाँ और आसानी से कैच कर लेगा। देखिए अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम देखते हैं। कह रहा है कि कोई एम मास की बॉडी है, उस पर हम लोग एम मास की बॉडी है, ठीक। वो रेस्ट में है, ये यहाँ पे जो है रेस्ट में है एम मास की बॉडी। उसका जो है वेग है यू है, वेग जो है यू है। तो संवेग हम लोग पढ़ें, संवेग पी से डिनोट करते हैं, क्या होता है? एम इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी यहाँ पे वेग कितना है? एम है, तो यहाँ पे एम यू हो गया। वही कह रहा है कि यहाँ पे ये एम यू हो गया। अब कह रहा है कि जब ये एम मास की बॉडी है, इस पर हम लोग ने बल लगाया, जो है इस पर क्या है? बल लगाएं। तो बल लगाएं हम, टी सेकेंड बाद क्या हो गया? ये बल लगाएं तो मास तो वही है हमारा, इसका जो गति है, मोशन है, वो हमारा भी हो गया। अब यहाँ से संवेग निकाल लिए हम, तो पी बराबर यहाँ एम भी हो गया। अब देखिए फोर्स यहाँ से आता है, फोर्स जब हम फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स कहता है कि संवेग में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंट जो है, इस मोमेंट में चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंट में परिवर्तन है किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो कैसे होगा? तो हमें निकालना है, तो एम बी एम माइनस एम यू करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक। तब हमारा निकल जाएगा फोर्स। तो देखिए यहाँ से हम लोग ने फोर्स निकाला है, तो ये जो है हम फोर्स निकालें, एम को बाहर निकाल लिए हैं और अंदर जो है भी माइनस यू हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हमारा जो ये हमने देखिए यहाँ पे है कि ये जो आप देख रहे हैं भी माइनस यू बाई टी, ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में अगर चेंजिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए एक्सेलरेशन हो गया हमारा। इसलिए एक बराबर यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें यहाँ से ये प्रूफ होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो है एसआई मात्रक होता है, वो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मास को हम लोग लिखते हैं, मास को हम लोग ये जो है इसको केजी में लिखते हैं और एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। अगर सीजीएस में देखेंगे हम, तो सीजीएस में केजी को ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है और मीटर जो होता है सेंटीमीटर में, सेकेंड ही रहता है, सेकेंड स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और इसको डाइन कहते हैं। अब इसमें हम रिलेशन दिखाते हैं कि रिलेशन इसमें कैसे होता है। देखिए अब देखिए वहाँ पे क्या था, हमारा था कि ये केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, इसको हम लोग बोले क्या? न्यूटन बोले, ठीक है, न्यूटन बोले। अब ये केजी है, अगर इसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करें, केजी एक केजी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। 10 के पावर 3 किस में? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ग्राम में। अगर ये मीटर है तो इसको 10 के पावर 2 लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन ही छोड़ देंगे हम। अब देखिए कि ये 10 के पावर 3 यहाँ से, और ये जो है 10 के पावर 2 यहाँ से, कितना हो गया? 10 के पावर 5 हो गया। 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे ये सही से पता नहीं चल रहा है। अब देखिए 10 के पावर ये हो गया, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना को हम लोग क्या लिखे थे? डाइन लिखे थे। तो 10 के पावर 5 डाइन बराबर हमारा हो गया क्या? यहाँ पे एक न्यूटन ही है। न्यूटन यहाँ से हमें ये प्रूफ होता है
कि 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है, या कहे तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यही वाला था जो हमने वहाँ पर दिखाया है। कह रहा है किसी वस्तु के, यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में होता है। उसी दिशा में होगा और उसके समानुपाती होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग फोर्स तो हम लोग वहाँ से निकाल लिए कि ये बराबर m में होता है इक्वेशन लगा करके। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कह रहा है अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, अगर जिसमें द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु का गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। उसमें गति का जो प्रतिरोध होगा, गति को रोकने के लिए जो होगा उसमें वो ज़्यादा होगा, गति वो ज़्यादा रोकेगा। ये देखिए आगे इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो है हाथी है, ये जो है, एक सेकेंड, ये देखिए ये एलिफेंट है, ठीक, मान लीजिए बना तो नहीं है लेकिन मान लीजिए एलिफेंट है और ये एक चूहा रैट है। कह रहा है कि स्मॉल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन हाथी जो है ज़्यादा तेज दौड़ेगी नहीं, स्पीड कम बेसी होगा, तो इस दोनों में जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड तो होता नहीं है इन लोगों में। कांस्टेंट स्पीड हाथी समझेगी नहीं चूहा समझेगा, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन ही कहेंगे, स्मॉल एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। देखिए स्मॉल एक्सेलरेशन जो धीरे धीरे है, चल तो रहा है धीरे धीरे, स्मॉल एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है कि गति में धीरे धीरे उसकी परिवर्तन हो रही है, एक समान नहीं है और वो स्लो चल रहा है, ठीक है। स्मॉल एक्सेलरेशन होगा तो ये लार्ज मास होगा, जब भी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें स्मॉल एक्सेलरेशन ही होगा। लार्ज एक्सेलरेशन हम कहेंगे तो इस जैसे ही माइंड में आया कि लार्ज एक्सेलरेशन मतलब कि गति में परिवर्तन जो रहा है बहुत बड़े स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो वो जो है स्मॉल मास हो जाएगा, उसमें द्रव्यमान जो है कम होगा। देखते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एथलीट जो अपने प्रभाव को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जैसे दौड़ के आए हैं वो दौड़ ख़त्म करते हैं तो वो धीरे धीरे रुकते हैं, न कि एक बाइक रुकेंगे, अगर एक बाइक रुकेंगे तो वो गिर जाएंगे। अब देखिए गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे करता है, क्यों करता है? टाइम इंटरवल कम करने के लिए, टाइम जो है वहाँ पे ज़्यादा मिले उसको, टाइम जो है ज़्यादा मिले इसलिए वो नीचे करता है, झटका कम लगेगा। अगर ऐसे ही हाथ लगाए रहिएगा कि आओ ऊपर से बॉल या टर्न से निकल वो गिर जाएगा, इधर ये कैच भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रभाव को कम करने के लिए वो टाइम के जो इंटरवल है उसको कम करने के लिए वो हाथ को नीचे की ओर घिसकाता है। जैसे ट्रेन की बोगियों के बीच बफर्स दिए जाते हैं ताकि उसमें झटका कम लगे, इसलिए। अब देखिए मोमेंटम तो हम देख लिए हैं, यहाँ से हम आगे समझेंगे, इम्पल्स को समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि m मास की जो बॉडी है, ठीक है, इस पर जब हम बल लगाएं, फोर्स लगाएं तो क्या हुआ, इसके मोमेंटम में चेंज हो गया, और जो मोमेंटम में चेंज होता है उसी को इम्पल्स कहते हैं। जैसे एफ इसको डिनोट किए, एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी क्या कह रहा है, यहाँ डेल से मतलब है हमारा चेंजिंग से, परिवर्तन से, और टी टाइम में कितना चेंजिंग हो रहा है वो है। तो फोर्स हम निकाल डेल पी अपॉन टी, यानी कि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। इम्पल्स देखते हैं, इम्पल्स कह रहा है क्या, वही कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन पर जो परिवर्तन होता है उसी को इम्पल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 4 kg की वस्तु है, 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है, ठीक है, बॉल ही मान लीजिए इसको, और कह रहा है कि उस पर बल लगाने पर 4 kg की वस्तु जो है उससे बल लगाएं हम तो वो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और बॉलर बॉल फेंका, 10 मीटर प्रति सेकंड से बॉल फेंक दिया, ठीक, तो वहाँ पे जो है जब बैट्समैन उस पर बल लगाया तो वो गेंद जो है वो गति में और बढ़ गया, उसका गति हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि इम्पल्स निकाले, आवेग निकाले, उसका कितना झटका रहा वो निकाले, इसको झटका कह सकते हैं। तो इम्पल्स देखिए फाइनल में कितना रहा उसका, ये फाइनल में हम निकालेंगे मोमेंटम कितना रहा,
फाइनल मोमेंटम जो है 15 × 4 से निकालेंगे। तो यहाँ 60 हो गया, 60 km/s। और ये जो शुरुआत में कितना था 10 × 4, ये जो हमारा शुरुआती में जो उसका मोमेंटम था वो इतना था। तो यानी कि 60 - 40 आ गया हमारा 20 kg/s आ गया। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 kg की वस्तु कह रहा है कि 3 kg की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो इम्पल्स निकालें। हम पढ़ें कि फोर्स बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। और अभी पढ़ें कि संवेग में परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये देखेंगे कि इम्पल्स जब ये आई हो गया, ये आई यहाँ हो गया, तो इम्पल्स निकालेंगे तो आई बराबर F/t हो गया। क्यों आया? क्योंकि ये जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है हमने इसको आई कहा है, क्योंकि इम्पल्स होता ही है संवेग में परिवर्तन। इम्पल्स जो है होता ही है संवेग में परिवर्तन। तो यहाँ से हमने आई निकाल लिया। ठीक, तो अब कह रहा है, देखते हैं यहाँ पे कि ये फोर्स कितना लग रहा था 100 न्यूटन का लग रहा था। टाइम था 3 सेकंड का, आ गया हमारा 300 न्यूटन। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और समझ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, तो फर्स्ट लॉ से हमारा परिभाषा मिलता है। ठीक है, इसमें कहा है जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। यही कहता है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ से मैग्नीट्यूड मिलता है, सेकेंड लॉ से उसका फार्मूला मिलता है F = m में, हम जो अभी देखे थे। सेकेंड लॉ से यही तो मिलता है, सेकेंड लॉ से यही तो हमारा मिलता है। देखिए सेकेंड लॉ से F = m में मिलता है। यहाँ सेकेंड लॉ ये भी बताता है कि संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर बताता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स।